गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान विषय से अध्याय 3 धातु एवं अधातु से संबंधित एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, पूछा गया है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं दर्शाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं, इस शब्द पे विशेष ध्यान देंगे। क्या विद्युत चालकता दर्शाती है। ये धातुएं विद्युत के चालक होती है, ये ऑप्शन ए सही होगा। धातु ध्वनिक प्रकृति, उसको बाह्य आघात करने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युतहीनता तन्यता का गुण होता है, लेकिन हीनता का मतलब ये होता है कि उसमें विद्युत का गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा ये ऑप्शन सी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अर्थात पूछ रहा है नहीं, ये धातु का गुण नहीं है। आगे देखते चलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कंपोजिशन के साथ साथ एकेडमिक में भी ये सब प्रश्न आते हैं। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। धातुओं के पतले तार के खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। क्या तन्यता कहते हैं। ऑप्शन ए है। दूसरा है क्या आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि बाह्य कोई बल लगाना। जैसे मान लीजिए लोहे को लेकर के हथौड़े से पीटा जाता है, उसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद ध्वनिकता, उसमें धातु में ध्वनिकता का गुण होता है, चालकता का भी गुण होता है, आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है। तार खींचने के ये आघात वर्धनीयता का गुण होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसे हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया है। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए देखिए, उच्च उष्मीय चालकता होता है। उच्च उष्मीय चालकता होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा लाइन दिया है, उच्च विद्युत चालकता होता है। तन्यता होता है, उच्च गलनांक होता है। तो इसमें देखिए उच्च विद्युत चालकता होगा तो ये उच्च विद्युत चालकता होगा तो यहाँ से वो बहुत जल्दी हीट होगा। ठीक है। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का काम आता है। एल्युमिनियम कौन से गुणधर्म। उच्च उष्मीय चालकता, ऑप्शन पहला लाइन सही हो जाएगा। तन्यता का गुण ये नहीं होता है, उच्च गलनांक होगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि पहला लाइन और चौथा लाइन सही है। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में ये पहला और चौथा लाइन सही है, इसलिए ये डी सही हो जाएगा। तीसरे का डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा नंबर। चौथा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। कौन से धातु ठंडा, तो देखिए निम्न में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। क्या सोडियम आप जानते हैं कि सोडियम को जल में या ठंडा या गर्म जल में डालते हैं तो इसमें ये ज्वलनशील हो जाता है, जलने लगता है। कैल्शियम भी अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम भी। लेकिन लोहा ठंडे और गर्म में, आयरन जो होता है ठंडे और गर्म में अभिक्रिया नहीं करता। ठंडे और गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करता, आयरन होता है। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे कि Fe एक अभिक्रिया होता है। ध्यान से देखेंगे 3Fe प्लस 4H2O
4 H2O ये अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा नीचे, FeSO4 सॉलिड, FeSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, आयरन तथा भाप के लंबे समय तक क्रिया करने पर आयरन का निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड प्राप्त होता है। आयरन के कौन से ऑक्साइड प्राप्त होता है, Fe, ध्यान से देखेंगे पांचवा Fe3O4 प्राप्त होता है। Fe3, देखिए यहाँ 3 छूट गया है, तो यही सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है। और आयरन मतलब लोहा जब जल से अभिक्रिया करता है तो आयरन का सल्फाइड बनाता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पांचवे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यही बन रहा है। ठीक है, तो पांचवे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 6 क्या कह रहा है। प्रश्न 6 में क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम को जल से अभिकृत किया जाता है, मतलब अभिक्रिया कराया जाता है। कैल्शियम को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, यह एक जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह एक जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में अभिक्रिया करेगा। उसके बाद देखिए यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, इतना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, ये सही होगा, कम। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। कैल्शियम के सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला लाइन और दूसरा लाइन गलत है, लेकिन तीसरा और चौथा सही है। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या दिया है, धातुएं समांतर अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं Mn, मैग्नीशियम, Mn तथा Mg के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो इसमें देखिए HNO3 मिलता है, क्या मिलता है, HNO3। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्वा रेजिया जो होता है, ये सोलने को, अब कोई पिछले चैप्टर में आप लोग बताया गया था, एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया, ये अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करता है। और इसमें सोना पूर्ण रूप से घुल जाता है एक्वा रेजिया में। ये सोने को जब एक्वा रेजिया में डालेंगे तो एक्वा रेजिया में डालने के उपरांत तो सोना क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से गल जाएगा, उसमें विलयनिक तैयार हो जाएगा। आठवें का देखेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके। तनु HCl, सांद्र HNO3, 3 और 1 संबंध अनुपात में दिया है। उसके बाद एक्वा रेजिया जो होता है, ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है, दोनों। सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। तो ऑप्शन देखिए ना, सांद्र HCl, तनु HNO3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद ये तनु और सांद्र, ये नहीं, दोनों सांद्र होता है। एक्वा रेजिया मतलब सांद्र HCl और सांद्र HNO3 दोनों सांद्र होता है, गढ़ा होता है। उसी से एक्वा रेजिया सांद्र मतलब HCl 3 होता है और HNO3 क्या होता है, 1 होता है, 1 के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए KCl आयनिक यौगिक नहीं होता है, KCl आयनिक यौगिक नहीं होता है। आयनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि जब इसको विद्युत अपघटनी के द्वारा रखा जाता है तो ये आयनों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें देखिए ये HCl आयनिक यौगिक
निम्नलिखित में से पूछा रहा आयनिक यौगिक नहीं है, सॉरी इसमें देखेंगे ध्यान से, ये प्रश्न सबसे पहले इस शब्द पे नहीं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आदमी बहुत लोग गलती कर देते हैं, सभी लोग हमसे भी कभी कंपटीशन में गलती हो जाता है, इन शब्दों पे ध्यान न दे करके, जैसे असत्य है, नहीं है, आदमी गलती करके चला आता है। ध्यान से देखिएगा आप, 9वें क्वेश्चन है, 9वें का, इसमें आयनिक यौगिक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आयनिकता को नहीं प्रदर्शित करता है, तो ये सही हो जाएगा, ये प्रदर्शित करता है, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो ये सही होगा इसके अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखेंगे तीसरा ACCl4, ये भी आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, NaCl आयनिक यौगिक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखेंगे प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जल में विलयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। गुणधर्म आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, देखिए इसमें भी पूछ रहा है नहीं किया जाता है। तो जल में विलयता ये आयनिक प्रदर्शित आयनिक यौगिकों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उच्च गलनांक का क्वथनांक ये भी होता है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता ये भी होता है, लेकिन ये ठोस अवस्था में विद्युत चालकता ये आयनिकता को गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। आगे देखेंगे 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसमें ये सोना प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसके बाद AU सोना और चांदी दोनों प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन कॉपर नहीं पाया जाता है और जिंक नहीं पाया जाता है, तो इस 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो इसमें सोना को परिष्कृत किया जा सकता है, पहला सही होगा। उसके बाद कॉपर को भी परिष्कृत किया जाता है, सोडियम को नहीं परिष्कृत किया जाता है, पोटेशियम को भी नहीं परिष्कृत किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते चलेंगे, करीब 36 प्रश्न है इन बहुविकल्पी प्रश्नों में। वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, या निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? किसके बनने के कारण होता है? तो इसमें Ag2S के कारण होता है, Ag2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 प्रश्न, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है? गैल्वेनीकरण एक विधि है, तो इसमें जिंक जो होता है, जिसको हम जस्ता बोलते हैं, उसका लेप लगाया जाता है। 14 का सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। उसके बाद देखिएगा निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। निकिल और क्रोमियम को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकिल और Cr Ni और Cr को मिलाया जाता है। 15 नंबर देखेंगे, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? इसमें CuCO3 के कारण होता है। कॉपर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 नंबर ध्यान से देखेंगे, धातुएं समांतर ठोस प्रकृति की होती है। धातुएं तो सही बात है, ठोस प्रकृति की होती है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है? आप जानते हैं कि जो पारा होता है, पारा का संकेत Hg होता है। Hg मतलब पारा होता है, और पारा समान टेम्परेचर पे, रूम के टेम्परेचर पे वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, Hg पारा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक गलित अवस्था में उसके क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए सोडियम, सोडियम दिया है, सोडियम। और सोडियम जो होता है, कौन सी धातु गलित अवस्था में क्लोराइडो के विद्युत अपघटन से प्राप्त करती है? सोडियम होता है। और सोडियम के साथ साथ, सोडियम के साथ साथ ये कैल्शियम भी होता है, आयरन, और ये कॉपर नहीं होगा। तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि 18 का डी सही हो जाएगा, 18 का डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकीली है? आयोडीन। आप जानते हैं आयोडीन एक प्रकार का अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। सल्फर भी अधातु होता है। अधातु की पहचान होती है कि प्लस पे निगेटिव चार्ज उस पे होता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए सोडियम Na प्लस होता है, ये धातु हो गया। जैसे ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो इसलिए ये अधातु होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद आयोडीन भी एक प्रकार का अधातु होता है, लेकिन ये क्या होता है? चमकीला होता है। तो 19 का डी सही हो जाएगा, 19 का डी सही हो जाएगा। 20 नंबर ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है? तो एजी, एजी जो होता है चांदी, निम्नलिखित 4 धातुओं में से उसके लवण विलयन के अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जाती है। तो चांदी के द्वारा वो विस्थापित किया जाता है, Mg, Zn और Cu, Mg। उसके बाद देखिएगा, 3 चिन्हित परखनलियों ए बी सी में क्रमशः सांद्र HCl, ए में ध्यान से देखेंगे, ए में HCl है, ठीक है, और बी में क्या है? बी में HNHNO3 है, ठीक है, और सी में क्या है? सी में HCl है, HCl नहीं, तथा सांद्र HCl HNO3 है, HNO3 है। अब तीनों मतलब तीनों परखनलियों में ये HCl HNO3, एक मिनट, HNO3 और पहला क्रम से HCl SNO3 और फिर HCl सांद्र HNO3, इसमें ये दूसरा है, ध्यान से देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। HNO3 का 3 संबंध 1 के मिश्रण में प्रत्येक के 2 ml मिलाए गए प्रत्येक प्रखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। प्रखनली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रखनली बी में धातु घुल गई। धातु हो सकती है, धातु क्या हो सकती है? क्या सोने, आप ये HNO3 देखिए 3 संबंध 1 है ना, तो ये दोनों मिला करके ध्यान से देखिएगा, अभी पढ़े हैं, इसको एक्वा रेजिया कहते हैं। एक्वा रेजिया कहा जाता है। HCl 3 संबंध 3 का होता है और HNO3 1 का होता है, समझ गए ना। और ये दोनों मिला करके सी में रखा गया है। तो आप ये बताइए, इसी को अनुपात में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मिला करके, हाइड्रोजन नाइट्रेट मिला करके ये क्या बनता है? ध्यान से, एक्वा रेजिया बनता है। और एक्वा रेजिया सोना को गला देता है, विलयन बना देता है। तो इसमें देखिए AU होगा, क्या होगा? AU। तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्वा रेजिया में सोना गल जाता है, गल करके धातु वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। और एक्वा रेजिया कैसे बनता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 से मिल करके बना होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है, 3 के अनुपात में होता है, और HNO3 1 के अनुपात में होता है। इससे एक्वा रेजिया बनता है और उसमें पूर्ण रूप से सोना क्या हो जाता है? घुल जाता है। एक मिश्र धातु है, ध्यान से देखेंगे कि 22 नंबर क्या कर रहा है कि मिश्र धातु है। एक तत्व होता है, क्या एक तत्व होता है? तत्व नहीं होता है मिश्र धातु। क्या एक यौगिक होता है? मिश्र धातु यौगिक भी
नहीं होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी। ये विषमांगी मिश्रण नहीं होता, वो समांगी मिश्रण होता है। जो एक मिश्र धातु होता है समांगी मिश्रण होता है। आप जानते हैं कि धातु की प्रकृति से एक समान होती है। जैसे मान लीजिए लोहा और सोना आपस में मिला देंगे तो मिश्र धातु तैयार हो जाएगा, ठीक है। जिंक और कॉपर मिला देंगे, जस्ता और तांबा मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं मिश्र धातु। आगे देखेंगे 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे 23 नंबर क्या दिया है। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है, एक विद्युत अपघटनी सेल सेल बनता है धनावेशित कैथोड से। क्या केवल धनावेशित कैथोड से बनता है? नहीं, ये गलत होगा। ऋणावेशित केवल ऋणावेशित एनोड से, ये भी गलत होगा। उसमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्लेट होते हैं। धनावेशित एनोड से बनता है, ये भी होता है। ऋणावेशित कैथोड से बनता है। तो धनावेशित और ऋणावेशित दोनों एनोड और कैथोड से मिलकर के बना होता है। और जो धनावेशित होता है उसे एनायन कहते हैं, एनोड कहते हैं, और ऋणावेशित होता है उसे कैथोड कैटायन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आप तीसरा और चौथा लाइन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर दिया, ध्यान से देखेंगे। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर विक्षेपित होता है। क्या कैथोड पर विक्षेपित होता है? एनोड पर विक्षेपित होता है। कैथोड तथा एनोड दोनों पर विक्षेपित होता है। आप जेरेन प्लस जिंक होता है ना, तो कैथोड पर वो विक्षेपित होता है। कैथोड कैटायन एनायन जो धनावेशित होता है, और जिंक जेडियन प्लस होता है, जेडियन प्लस। तो ये धनावेशित है जिंक धनायन, इसलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कौन सा? ये ऑप्शन ए एनायन पे आकर के चिपक जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देखते चलेंगे। एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, ए कोई तत्व है, ए उसे क्या है? मुलायम है। ये मुलायम है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा उसे धातु को पहचानिए। आप जानते हैं, बताएं, सोडियम जो होता है हवा में या वायु या जल में छोड़ने पर वह तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। और सोडियम, तीन ऐसे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये देखिए लिथियम सोडियम, ये तीनों धातु हैं, लेकिन ये धातु के अपवाद में आते हैं। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि धातु जो होता है कठोर होता है, लेकिन ये जो सोडियम लिथियम और पोटेशियम जो होते हैं ना, काफ़ी मुलायम होते हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसों में काटा जा सकता है, लेकिन होते हैं धातु। ईएनए पर प्लस होता है, पोटेशियम भी प्लस होता है, आप लिथियम भी जानते हैं प्लस होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये प्लस आयन देते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? नहीं, एक मिनट, ये धातु हैं, ठीक है, लेकिन ये धातु के गुणों को, कुछ गुणों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे धातु कठोर होता है, लेकिन ये मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे लिथियम नहीं है, सोडियम नहीं है, पोटेशियम, सोडियम है। तो इसमें 25वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोडियम जो है ना, जल से अभिक्रिया करके वो आग जलाने लगता है, आग जलने लगता है, ठीक है, उसका दहन होने लगता है। हाँ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जल से अभिक्रिया करके वो जलने लगता है। और ये सोडियम मुलायम होता है, चाकू से इसे अन्य टुकड़ों में काटा जा सकता है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्या दिया है। मिश्र मिश्रातु, मिश्र धातु होना चाहिए। मिश्र धातु एक धातु का, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उनके अवयवों में एक अधातु रखती है? एक अधातु रखती है। तो देखिए, ध्यान से देख सकते हैं, पीतल जो होता है ना, मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। कांसा भी मिश्र धातु होता है। अमलगम, ये भी मिश्र धातु होता है। लेकिन ये जो स्टील होता है, ये भी मिश्र धातु होता है, लेकिन अधात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, स्टील। आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न दिया? 27 नंबर, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना, इस पे ध्यान दीजिएगा। सत्य, असत्य, गलत और नहीं, ये 3 वर्ड हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको छोड़ करके अन्य शब्दों को पढ़ लेते हैं आसानी से, और पढ़ करके गलती करके चले आते हैं। 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर क्या 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 ऑप्शन दिया है। मैग्नीशियम धातु निर्मित में कौन से कथन गलत है। यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। ये चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। गर्म जल के साथ मैग्नीशियम नहीं, ये ऑप्शन 27 का बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से आप पढ़ते चलेंगे। अब आगे दिया है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है। तो इसमें देखेंगे क्या स्टेनलेस स्टील होता है, एल्निको होता है, क्या सोल्डर होता है, क्या जिंक अमलगम होता है। तो इस 28 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जिंक अमलगम होता है। ठीक, आगे 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई से ये अभिक्रिया करके जेड कोई यौगिक बन रहा है, और एक्स इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से जेड नहीं दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ दिया नहीं दर्शाता है। तो इसमें देखिए उच्च गलनांक ये दर्शाता है, गलित अवस्था में विद्युत चालन ये भी दर्शाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाता है ये भी सही है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, निम्न गलनांक नहीं होता है। इसका निम्न गलनांक नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्या दिया है, 3 तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्स के लिए 2 8, वाई के लिए 2 8 7 और जेड के लिए 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यह 3 तत्व हैं, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग हम जांच करते हैं। ठीक है, जिस तत्व को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उस पे ऋणावेशित होता है, वो ऋण आयन रखता है, इसलिए वो अधातु होता है। तो इसमें देखेंगे एक्स क्या होगा, ये पूर्ण रूप से इसकी कक्षा भरा हुआ है ना, 2 और 8, तो ये अक्रिय गैस होगा। ठीक है, तो इसमें सही कथन आपको एक्स एक धातु है, ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये 2 लास्ट एक इलेक्ट्रॉन की वाई के पास, ये एक प्रकार से अधातु होगा, वायु धातु है, ये भी गलत होगा, और वाई एक अधातु होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड एक अधातु है, ये भी गलत होगा। जेड एक अधातु नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 बैलेंसी हो जा रहा है और वो धनायन रख रहा है। ठीक है, ये 2+ होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का धातु होगा, लेकिन एक और है, ये अधातु है। वाई अधातु और जेड धातु है। जेड क्या है, धातु है, वास्तव में जेड धातु है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 31 नंबर क्या दिया है, धातुएं समांतर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो एल्युमिनियम एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। आगे देखेंगे 32 नंबर, सामान्य अधातु निम्नलिखित में से चालक नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है। सामान्य अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्या हीरा होता है, क्या ग्रेफाइट होता है, अधातु क्या सल्फर होता है, क्या फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन होना चाहिए, 32 फ्लोरीन लिख दिया है। तो देखिए ग्रेफाइट अधातु होता है, हीरा भी अधातु होता है, ये भी अधातु है, और ग्रेफाइट भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, और फ्लोरीन भी अधातु है, क्योंकि ऋणावेशित चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अपवाद में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है ना, विद्युत का चालक होता है, विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी उसमें विद्युत का चालन होता है।
33 नंबर ध्यान से देखेंगे। विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है, समांतर उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। क्या सल्फर है, क्या ग्रेफाइट है, क्या पीवीसी है, क्या सभी को प्रयोग में लिया जाता है? तो इसमें पीवीसी एक पदार्थ होता है जिसको ऊपर विद्युतरोधी के रूप में लेप लगाया जाता है, जैसे तार पे कवर जो चढ़ाया जाता है वो उसी को हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव है? कौन सी अधातु एक द्रव है? तो आप जानते हैं कि कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में होता है तो वो ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन। और एक पारा के बारे में बताया गया था, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ये भी अपवाद में आता है, अधातु द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से अब 35वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो CuSO4 Fe से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। अभी MgSO4, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 36 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है? देखिए, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। और इसमें देखेंगे एनोड एनोड कैथोड Cu++, ये देखिए ये दोनों पर प्लस चार्ज। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज है, कैथोड होता है निगेटिव चार्ज, एनोड एनायन होता है धनावेशित चार्ज। तो धन धन पे तो जुटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में देखेंगे, एनोड ये ऋणावेशित प्लेट है एनोड, ठीक है। एनोड ऋणावेशित प्लेट को दिखाया है, ये भी एनोड ऋणावेशित होता नहीं है, धनावेशित प्लेट होता है, कैथोड ऋणावेशित होता है। ध्यान से देखेंगे सी के बारे में, एनायन, एनायन जो होता है एन आयन मतलब धनायन, और केटायन के आयन मतलब ऋणायन, ठीक है। तो ऋण प्लेट पे धन जुटता है और धन प्लेट पे ऋण जुटता है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, सॉरी, डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही